Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Khan from Legend Institute of Management and Sciences. Today we are going to move towards the lecture number 6. Lecture number 6 of entrepreneurship, planning, organizing and managing a small business. जैसा कि आप जानते हैं कि हम थोड़ा सा अगर बर्ड आई व्यू लें प्रीवियस लेक्चर का, यू कैन सी वी टॉक्ड अबाउट दैट व्हाई इज प्लानिंग सो इम्पोर्टेंट टू ऑल स्मॉल बिजनेसेस. हमने देखा कि उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. We talked about the different planning steps. अगर आप यहाँ देखें कि planning, organizing, staffing, leading and controlling. Then we talked about the why small business owners neglect the planning. Planning को neglect करने की क्या वजूहात हो सकती हैं. Then we talked about the role of strategic planning. We talked about the different SWOT analysis कि हम strength, weaknesses, opportunities and threats identify करते हैं किसी भी business के. Then we talked about the mission and the objectives, वो क्यों ज़रूरी हैं. We also discussed the external environment. हमने आगे बात की different resources की, जिसमें हमारे पास human resources, physical and financial resources की बात आई. Then we talked about the competitive edge के एक organization का दूसरी organization पर superiority ले जाना, उससे अच्छा perform करना competitive edge कहलाता है. We talked about strategies. Now we are going to move towards the comprehensive explanation of the topic named the role of operational planning. ठीक है जी. प्लानिंग, चूंकि हम जो चैप्टर का अगर आप नाम देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग अ स्मॉल बिजनेस. तो प्लानिंग को डिफरेंट लेवल के ऊपर हम देखेंगे. हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात की, अब हम ऑपरेशनल प्लानिंग की बात करेंगे. तो ऑपरेशनल प्लानिंग को हमने एक्चुअली अंडरस्टैंड करना है, तो वी हैव टू गो थ्रू द पहले डेफिनेशन. ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होती है? सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. डियर स्टूडेंट्स, आसान सी बात है, आप वो पॉलिसीज, वो गोल्स या वो प्रोसीजर सेट करते हैं, वो स्टैंडर्ड सेट करते हैं जिसके थ्रू आप एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. आप बनाते हैं, आप एक ऑब्जेक्टिव तो बना लेते हैं, लेकिन उसको अचीव करने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ टेंजिबल, कुछ ठोस जो है ना हिकमत अमली चाहिए. अगर हम इसको उर्दू में आसान लफ्जों में बात करें तो ऑपरेशनल प्लानिंग इज ऑल अबाउट हिकमत अमली, दैट हाउ यू वुड बी गोइंग टू कंप्लीट इट एंड एक्चुअली एग्जीक्यूट इट. आप उसको कंप्लीट कैसे करेंगे और उसे अचीव कैसे करेंगे. अगर हम देखें यहाँ पर, दे आर गोइंग टू से दैट दीज टाइप्स ऑफ द प्लानिंग आर वाइटल बिकॉज दे हेल्प पोटेंशियल एंड न्यू एंटरप्रेन्योर्स अवॉइड कॉस्टली ब्लंडर्स. वो कहते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि इससे आप ब्लंडर्स को अवॉइड कर सकते हैं. इट कैन सेव टाइम. अगर आप इसके अंदर देखें, वो कहता है आपके टाइम को बचाएगा एंड रिजल्ट इन अ मोर पॉलिश्ड फाइनल प्रोडक्ट. राइट. अब उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ प्लानिंग हमें यहाँ पर बताई हैं, जो आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. 3 types of planning will improve a small business owner's chance of success. First of all is strategic planning before starting the business. हमने पहले बात की. A business plan to attract the investors. कैसे एक बिजनेस प्लान बनाना है और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है. याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बिजनेस प्लान का मतलब ये होता है, आप एक प्लान बनाते हैं कंप्रिहेंसिव कि जी ये आपके अखराजात आएंगे. आपको मिसाल के तौर पे ये न्यू अगर शॉप ओपन करनी है तो फलां जगह पे ओपन करनी चाहिए, आपको इतने एम्प्लॉयज वहां पर रखने चाहिए, उनकी इस तरह की टाइमिंग्स होनी चाहिए, ये उनका यूनिफॉर्म होना चाहिए, ये आपकी ब्रांच की स्ट्रक्चर, आपका लेआउट, आपका एम्बियंस, आपका एनवायरनमेंट होना चाहिए. ये तमाम बातें, ये तमाम मदजरात जो हैं आप वहां पर मेंशन करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इन्वेस्टर अपील योर ब्रांड एंड योर प्रोजेक्ट और थीसिस स्टेटमेंट. ठीक है. इसी तरह प्लानिंग आप इन्वेस्टर को प्रोवाइड करते हैं. देन कम फाइनेंशियर्स को देते हैं. जारी बात है, पैसा तो उन्होंने लगाना है जिन्होंने कारोबार को आपके फ्लरिश कराना है. जो इन्वेस्टर होता है, जारी बात उसको फाइनेंशियल भी कह सकते हैं क्योंकि उसने पैसा लगाना है. एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज के लिए भी बड़ी जरूरी है जी कि आप तब तक एक्चुअली एम्प्लॉयज को कायल नहीं कर सकते किसी काम पर, किसी बिजनेस पर काम करने के लिए, जब तक आप बिजनेस के एनवायरनमेंट को या उसके माहौल को अच्छा ना बनाएं. थर्डली द कंटिन्यूअस ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल बिफोर एंड आफ्टर द बिजनेस स्टार्ट्स ऑपरेटिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि ऑपरेशनल कंट्रोल भी स्टूडेंट्स बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होता है हमने अभी डिस्कस किया. ऑपरेशनल प्लानिंग इज ऑल अबाउट एक्चुअली सेटिंग पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. आगे हम इसको डिटेल में ड्रिल डाउन करेंगे. देखें जी, सेटिंग अप पॉलिसीज, मेथड, प्रोसीजर्स एंड बजटिंग. बजट्स की बात हो रही है. अब हम इसको वन बाय वन देखेंगे. अगर आप इसकी डेफिनेशंस की तरफ जाएं एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पर, तो ऑपरेशनल प्लानिंग को हमने देखा, सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉलिसीज. आप सुनते हैं कि यार इदारे की पॉलिसी ये है, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, एचईसी की पॉलिसी ये है, पंजाब यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये, बीजेडयू की पॉलिसी ये है. आप डिफरेंट लेवल के ऊपर पॉलिसी के बारे में सुनते हैं. तो पॉलिसी का मतलब क्या है? Policies are actual general statements that serve as guides to managerial decisions making and supervisory activities. Very important. वो ये है कि वो कहते हैं एक स्टेटमेंट होती है
वो आपको गाइड करती है। एक्चुअली ये गाइडलाइन के तौर पर जी एक पॉलिसी होती है, और पॉलिसीज डेफिनेटली सेट करने वाले इदारे खुद होते हैं। गाइडलाइन के तौर पर इसको यूज करते हैं कि अगर कल को कोई मुश्किल दरपेश आए या कोई हिकमत अमली बनानी पड़े, तो पहले से उसके हवाले से पॉलिसी मौजूद हो, हमें ये क्वेश्चन ना करना पड़े कि जी हमारे पास तो कोई पॉलिसी ही नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो ये वो पॉलिसी है जो आपको गाइड करती है इन द डिफरेंट अफेयर्स ऑफ द कंपनीज दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टिल द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब हम सेकंड की बात करते हैं, मेथड्स एंड प्रोसीजर्स की बात करते हैं। वो क्या होते हैं? Methods and procedure provide standing instructions to employ on how to perform their job. Very important. For example, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, फ्यूचर में आप कोई लाइक लैब टेक्नीशियन बनेगा, कोई लैब से रिलेटेड डिफरेंट आपकी जॉब्स हैं उनमें परफॉर्मेंस करेगा, प्ले करेगा, अपना रोल प्ले करेगा। वहां पर आपको मेथड्स एंड प्रोसीजर्स दिए जाएंगे कि हाउ यू विल बी ऑपरेटिंग दैट। आप बीइंग एन एम्प्लॉय आपको उसी तरह केमिकल के जैसे फार्मूला, आज जैसे आप बीइंग अ स्टूडेंट लैब में डिफरेंट फार्मूला के साथ, डिफरेंट केमिकल के साथ एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, एट द सेम टाइम किसी इंस्ट्रक्शंस की बुनियाद पर करते हैं ना। मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर द सेम थिंग दैट यू हैव टू डू व्हेन यू आर गेटिंग टू गेट सम जॉब और सम रिस्पांसिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। देन कम्स बजट्स। बजट्स हम सबको पता है कि बजट्स क्या होते हैं। बजट्स आर डिटेल्ड प्लान एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड। बजट्स का मतलब है स्टूडेंट्स के वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल प्लान्स के जी कितना सरमाया लगना है, कितने अखराजात आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मुल्क का बजट बनाया जाता है जो कि आज से 2 वीक्स पहले पेश किया गया। इसी तरह घरों में बजट बनते हैं, हाउस होल्ड बजट्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह सेम एट द सेम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस के बजट्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बताते हैं कि हमारे किस किस चीज के ऊपर कितने कितने अखराजात हमें इनकर करने पड़ेंगे। ठीक है जी। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लानिंग टू ऑपरेट द बिजनेस। इसके अंदर हम देखेंगे जी हमारे पास The second part of operation planning to operate the business includes। अब देखिए उन्होंने आपको पॉइंट्स दिए हैं कि हमारे पास यहाँ पर ये बड़े पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। हम इसको वन बाय वन देखेंगे और आगे इसकी डिटेल को ड्रिल डाउन करेंगे। First of all is choose your location. Yes, everyone knows. You have to choose your location before starting the business. आप फॉर एग्जाम्पल मिल्क शॉप ओपन करना चाहते हैं, आप कॉस्मेटिक की शॉप ओपन करना चाहते हैं, आप जूते की, कपड़े की शॉप ओपन करना चाहते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप ओपन करना चाहते हैं। डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस जगह पर ओपन करें जहां पर हमारा बिजनेस फ्लरिश करे, हमारी प्रोडक्ट अच्छी बिक सके। सेकेंडली प्लानिंग ऑपरेशंस एंड फिजिकल फैसिलिटीज। ठीक है। आप ऑपरेशंस प्लान करेंगे, फिजिकल फैसिलिटी प्लान करेंगे। फिजिकल फैसिलिटी का मतलब ये है कि आप देखेंगे आपका शॉप कितनी बड़ी होनी चाहिए आपकी। क्या शॉप के साथ कोई गोडाउन जिसको आप कहते हैं गोदाम, कोई वेयर हाउस, कोई स्टोरेज हाउस होना चाहिए, या सिर्फ शॉप होनी चाहिए और वेयर हाउस कहीं और होना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने अखराजात आप पे कर सकते हैं, कितने आपके पास सलाहियत और अफोर्डेबिलिटी है। थर्डली डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई फॉर द गुड्स एंड मटेरियल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि आप कपड़ा बनाते हो या फॉर एग्जांपल आप ब्रांड बनाते हो, ठीक है, स्टिच करते हो, आप शर्ट्स बनाते हो लेडीज या जेंट्स, डेफिनेटली उसके लिए आपको कपड़ा तो चाहिए होगा। तो कपड़े की सप्लाई को जो आप मेंटेन करेंगे वो डेवलपिंग सोर्सेज ऑफ सप्लाई के नाम से आएगी। इसी तरह मिल्क फॉर एग्जांपल आप रिफ्रेश करके या रिप्रोसेस करके आगे डब्बों में पैक करके आगे अगर आप फॉर एग्जांपल सेल करते हैं तो यू हैव टू गेट द मिल्क फर्स्ट। आपको मिल्क मैन से मिल्क लेना पहले पड़ेगा। दैट एग्जांपल ऑफ अ सप्लाई ऑफ द गुड्स, राइट। Now talking about planning your human resource requirements, HRM आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आपको बंदे कितने चाहिए और किस काम के लिए कौन सा बंदा मौजूद रहेगा। सेटिंग अप द लीगल एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का लीगल स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा कि अगर कल को फॉर एग्जांपल कोई मसले मसाइल ऑर्गेनाइजेशन को पेश आते हैं तो हाउ यू विल बी टैकलिंग इट। डिटर्मिनिंग योर अप्रोच टू द मार्केट। मार्केट के अंदर अपनी काम करने की अप्रोच को डिटर्मिन करें कि आप कैसे मार्केट करेंगे। क्या दुकान पर बैठकर करेंगे या इश्तिहार लगाएंगे आप डिफरेंट बिलबोर्ड्स पे, या लोगों को घर भेजकर बताएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है उसको आप खरीदें, या आप ऑनलाइन बेचेंगे या फिजिकल बैठकर बेचेंगे। ये सारी अप्रोचेस आपकी कहलाएंगी मार्केट में एंटर होने की अप्रोचेस। एस्टेब्लिशिंग एन एफिशिएंट रिकॉर्ड सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शनिंग होती है, जो परफॉर्मेंस होती है, तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उन एक्टिविटीज का रिकॉर्ड ना मेंटेन किया जाए। ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू एनालाइज कि आपके पास कितने एम्प्लॉयज हैं उनका रिकॉर्ड होना चाहिए, कितनी सैलरीज आप उनको पे करते हैं उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी कितनी सेल होती है उसमें से आपका प्रॉफिट कितना है आपके पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपकी फलां मंथ में इतनी सेल हुई थी, अगले मंथ में कितनी सेल हुई है, आपके पास इसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि आप दोनों का कंपैरिजन कर सकें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू डिटरमिन
that how good you are going into the market. ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. देन एस्टेब्लिशिंग एन हो गया जी. सेटिंग अप अ टाइम स्केड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट. एनीथिंग इज इनकम्प्लीट डे स्टूडेंट्स व्हेन यू आर नॉट टाइम बाउंड. टाइम स्केड्यूल आप फॉलो करेंगे, तय करेंगे कि जी आपने किस किस तरह चीज बनानी है, मार्केट में कब कब बेचनी है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप ब्रांड्स की एग्जांपल लें, लेडीज ब्रांड्स की. एक लॉन का टाइम पीरियड आता है, अप्रैल के बाद मार्च से वो शुरू हो जाती है उनकी सेल. फिर एक सीजनल टाइम आता है, इसको आपको विंटर की कलेक्शन चाहिए होती है. तो विंटर का जो स्टफ है खास अक्टूबर से ऑनवर्ड आपको जनवरी फेब तक मिलता है. दिस इज एक्चुअली टाइम स्केड्यूल कि आपने कौन सी प्रोडक्ट किस टाइम पीरियड में ऑफर करनी है. ठीक है जी, अब इसको जरा डिटेल में ड्रिल डाउन हम करेंगे. जेनेरिकली मैं आपको बता देता हूँ. चूजिंग लोकेशन मैंने पहले बात की. द टाइप ऑफ द बिजनेस इन्फ्लुएंसेस मोस्ट ऑफ योर लोकेशन डिसीजंस एज दे रिलेट टू द एक्सेस टू द कस्टमर, सप्लायर्स, एम्प्लॉयज, यूटिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन. वो कहता है मोस्टली आप वहाँ उस जगह पर ओपन करते हैं जहाँ पे आपको ये तमाम सहूलियात मुश्तरका तौर पर अवेलेबल हो, एज वेल एज कंप्लायंस विद दी जोनिंग रेगुलेशंस एंड द अदर. जोनिंग रेगुलेशन का मतलब स्टूडेंट ये है कि बास बिजनेस के लिए खास जोन मुतय्यन होते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप में से जो लोग मुल्तान से ताल्लुक रखते हैं, दे विल बी नोइंग दैट देयर इज इंडस्ट्रियल एरिया. गार्डन टाउन से आगे आप कैंट को जब क्रॉस करते हैं, एक इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से एक लोकेशन एग्जिस्ट करती है. दैट इज कॉल्ड प्रॉपर जोनिंग. जोनिंग फॉर दी बिजनेसेस जिसमें डिफरेंट आपके पास टेक्सटाइल मिल जाती हैं, आपके पास केमिकल मिल जाती हैं, आपके पास डिफरेंट खाद बनाने वाली फैक्ट्रीज आती हैं, तमाम बर्फ के कारखाने, एनीथिंग, चमड़ा, लेदर बनाने वाली कंपनीज, कॉटन फैब्रिक बनाने वाली कंपनीज, तमाम आपको वहीं पर मिलेंगी बिकॉज दैट हैज बीन एलोकेटेड फॉर that purpose. At the same time, we talk about the Kent market of Khan Plaza. That is actually zoning market. That is actually associated and allocated for the purchase and sale of the computer systems. आपको अगर लैपटॉप लेना है तो definitely the first time, the first location that comes into your mind is actually your that Khan Plaza center, because you know that you will be able to get that सिस्टम ओवर देयर. इसी तरह आप मोबाइल मार्केट्स की एग्जांपल ले लें, उनके प्रॉपर जोन डिवाइडेड हैं. आप कैंट में आप मॉल प्लाजा से ले सकते हैं, आप रहमा सेंटर से ले सकते हैं कचहरी के पास, आप डिफरेंट लोकेशंस पर ले सकते हैं. तो कभी भी आपको ये शॉप्स आइसोलेटेड डिफरेंट कॉर्नर्स के ऊपर, डिफरेंट मोहल्लों में या डिफरेंट चौकों पर नहीं मिलेंगी बिकॉज इनके प्रॉपर जोन्स डिवाइडेड हैं. क्लियर है जी. इसी तरह हम आते हैं जी आगे. प्लानिंग, ऑपरेशन एंड फिजिकल फैसिलिटीज, हमने इसके ऊपर बात की. A firm's ability to sell its products is based upon its ability to produce that good or services as well as on its market potential. ठीक है. Good selection and efficient arrangement of the physical facilities then are important. Too much capacity increases the cost, which can reduce the company's competitive position. वो कहते हैं आपको ज्यादातर जो है ना कैपेसिटी आपको नहीं बढ़ानी चाहिए. आप अगर एक शॉप को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप एक शॉप की तरफ मूव करें, और इसी तरह जरूरी नहीं आपको दो शॉप्स होनी चाहिए, या हर शॉप के अगर आप अंदर एक खास जगह के ऊपर अपने स्टॉक को मेंटेन कर सकते हैं, इन्वेंट्री को जो आप बेचना चाहते हैं एक स्टॉक के तौर पर उसको आप स्टोर करते हैं, अगर आप उस जगह पर कर सकते हैं तो आप करें. आपको जरूरत नहीं है कि आप नया वेयर हाउस या नई कैपेसिटी बनाएं. जाहिर बात है उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकम करनी पड़ेगी. मूव करते हैं जी आगे. Yes, developing the sources of supply for the goods and materials. इसको हम देखते हैं. The largest expense for the companies selling products usually is purchasing the materials, supplies and the goods. This cost is often more than 50% of the cost of the product sold. वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो आपके पास अखराजात होते हैं ना, वो किसी भी मटेरियल, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो उसका रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है, गुड्स. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ब्रांड है, आप कपड़ा बनाते हैं, आप एक स्टिच शर्ट बनाते हैं तो आप उसके लिए आपको फैब्रिक खरीदना पड़ेगा, या अगर आप कपड़ा बनाते हैं तो आपको धागा खरीदना पड़ेगा, या अगर आप धागा बनाते हैं तो आपको कॉटन खरीदनी पड़ेगी. राइट. सो दिस इज द साइकिल. आपको पीछे मूव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक योर प्रोडक्ट्स. इसको आप देख लीजिएगा. टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स, हमने पहले इसके ऊपर बात की थी. एचआर प्लानिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग योर बिजनेस प्लान्स एंड प्रोग्राम इनटू इफेक्टिव वर्कफोर्स. यस, आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया, आपने कोई मिशन सेट किया, आपने फॉर एग्जांपल कोई स्ट्रेटजी बनाई, ऑपरेशनल प्लान बनाया. डे स्टूडेंट्स वो तब तक इनकम्प्लीट है जब तक उसको चलाने वाले लोग मौजूद ना हो. सो यू हैव टू गेट ऑल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑन बोर्ड. आपको वर्कर्स को लेना पड़ेगा, आपको मैनेजर्स रखने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, लोअर स्टाफ रखना पड़ेगा, सुपीरियर्स रखने पड़ेंगे जो कि उस काम को एग्जीक्यूट करेंगे. टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप द लीगल एंड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर वो क्या कहते हैं जी? Your organization structure must be developed taking into consideration the legal and administrative aspects of the business. Both legal and administrative structures offer several options, so you must select the structure that best serves your needs. Many small businesses owners, especially if they have started as sole proprietors, may have difficulty in envisioning a management structure beyond the boss
employee relationship as shown in figure 5.4. Retaining too much authority is one of the best ways to kill your small business. So be aware of setting up too rigid an organizational structure. तो कहता है कि लीगल स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप जब अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक प्रेशर आपके ऊपर एक बिल्ट होता है कि आपको तमाम बिजनेस को खुद संभालना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आपका जो कंट्रोल है वो बहुत रिजिड मतलब सख्त नहीं होना चाहिए। आपको चाहिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर या लीगल स्ट्रक्चर इस तरह बनाएं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आगे असाइन कर दें लोगों को, ताकि वो आपके काम को आगे अपने काम को समझते हुए आगे उसको बढ़ाने की या प्रोग्रेस देने की कोशिश करें। और यही वो तरीका है जिसके थ्रू आप एक्चुअली अपने बिजनेस को अच्छा रन कर सकते हैं। मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट योर डिटरमिनिंग अप्रोच टू द मार्केट। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स एंड द इनकम ऑफ अ स्मॉल फर्म डिपेंड्स अपॉन इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। ठीक है जी, हमने पहले बात की, इफ अ स्टडी of the environment determines that there is a sufficiently large market for the firm's products, plans must be made to capture the enough of the market to be successful. आपकी अप्रोच क्या है, मार्केट में आप एंटर कैसे होंगे, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप मार्केट को अंडरस्टैंड ना करें। अगर आप मार्केट को अंडरस्टैंड करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि जिसकी ये नीड है, ये मार्केट ये प्रोडक्ट सर्विस चाहती है, तो आप उसी अंदाज से जी उसको बेचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देन कम यूर एस्टेब्लिशिंग द एफिशिएंट रिकॉर्ड सिस्टम। इसके अंदर अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स को देखें तो वन बाय वन आई विल बी टेलिंग यू कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। एस्टेब्लिशिंग एन एफिशिएंट रिकॉर्ड सिस्टम के अंदर हमारे पास डिफरेंट नंबरिंग के साथ एलिमेंट्स हैं कि आपको ये चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। अगर आप उसको देखें, फॉर एग्जांपल यू मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ सच डाटा एज द डाटा ईच एम्प्लॉय इज हायर्ड, कितने एम्प्लॉय आपने हायर किए उसका डाटा, द नंबर ऑफ द आवर्स ईच वन वर्क्स, हर बंदा कितने घंटे काम करता है, यू हैव टू टेल देम, एंड द वेजेस एंड द बेनिफिट्स पेड, कितना आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं, कितने सैलरी दे रहे हैं, आपको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इन्वेंट्री इज अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल। इन्वेंट्री का मतलब है डियर स्टूडेंट जो आपने माल बेचना है ना आगे, वो कितना तादाद में आपने मंगवाया है। अकाउंट रिसीवेबल का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि आपने हो सकता है किसी को माल उधार पर बेचा और उसके अगेंस्ट आपने कैश अभी रिसीव करना हो, तो आप उसको कैश रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। और एट द सेम टाइम हो सकता है आपने किसी से कुछ सामान खरीदा और आपने उनको अदायगियां करनी हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अकाउंट्स पेएबल, राइट, तो आप उसका रिकॉर्ड रखेंगे। देन थर्ड, टैक्सेस पेड एंड ओड, कितने टैक्सेस आपने पे किए, कितने आपने अभी पे करने हैं। एंड फाइनल वन इज द यूनिट्स ईच प्रोडक्ट सोल्ड। यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर कोई चीज बेच रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कितनी चीज बेच रहे हैं जी, कितना आप बेनिफिट कमा रहे हैं, ये आपको इसका भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। देन फाइनल इज सेटिंग अप द टाइम शेड्यूल। वंस यू डिसाइड टू गो अहेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, यू शुड एस्टैब्लिश अ टाइम शेड्यूल टू प्रोवाइड एन ऑर्डरली एंड प्रोग्राम। आपको एक टाइम शेड्यूल देना है, उसके बाद एक प्रोग्राम देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके ऑनलाइन लेक्चर्स का एक टाइम शेड्यूल है, उसके मुताबिक आपके प्रोग्राम्स में ऑनलाइन लेक्चर रन किए जा रहे हैं। द शेड्यूल शुड प्रोबेबली इंक्लूड द प्रायर प्लानिंग स्टेप्स होने चाहिए। मैनी ऑफ द स्टेप्स कैन बी एंड ऑफन आर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आप द सेम टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगे। ठीक है, लास्ट टॉपिक वी आर मूविंग हेड इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। इसको हम इसका बर्ड आई व्यू लेंगे जी, इसकी डिटेल जो है इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में करके इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे, बिकॉज दैट इज अ काइंड ऑफ लेंथी चैप्टर दैट यू हैव टू गो थ्रू। Talking about the financial planning, as the name suggests, the financial planning involves determining what funds are needed. Very important, आप determine करें कि आपको कितने funds की जरूरत है जी। Then where they can be obtained, आप वो funds लेंगे कैसे, important है। हो सकता है आपके पास स्टूडेंट्स वो फंड अवेलेबल हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपके पास फंड्स अवेलेबल ना हो। अगर फंड्स अवेलेबल ना हो तो डेफिनेटली हमने पहले भी पढ़ा था आपके पास सोर्सेज ऑफ फंड क्या होते हैं। आप किसी फ्रेंड से ले सकते हैं, या आपको डेफिनेटली इन द एंड किसी न किसी बैंक के पास जाना चाहिए या जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दैट फंड्स। एंड देन हाउ दे कैन बी कंट्रोल्ड, बिल्कुल आपने सरमाया ले लिया, उसको कंट्रोल भी करना है ताकि वो जाया ना हो। हियर वी विल बी डिस्कसिंग दी फाइनेंशियल प्लानिंग कैन बी क्वाइट सिंपल और वेरी कम्प्लेक्स। ठीक है जी, बट इट वुड इन्वॉल्व एट लीस्ट द फॉलोइंग, तीन चीजें जी आपको बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखनी होंगी। एस्टिमेटिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस, estimate the initial investment required, locating sources of funds, very important, हम पहले की बात करेंगे। estimating the income and expenses, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। अगर हम जेनेरिकली देखें, इसकी डिटेल को आप देखिएगा, दैट वुड बी वेरी सिंपल टू यू पीपल। एस्टिमेटिंग द इनकम एंड एक्सपेंसेस, देखें हम कोई चीज अगर बनाने जा रहे हैं तो हमारे पहले तो उसके ऊपर अखराजात आएंगे स्टूडेंट्स, हम अखराजात इनकर करेंगे, उसके बाद हम चीज को बना लेंगे, हम उस चीज को मार्केट में रखवा देंगे बेचने के लिए। मार्केट में वो टाइम लेगी, आज नहीं बिकी, कल बिकेगी, परसों बिकेगी, तो हमारा इनकम भी जनरेट शुरू
होना चाहिए वहां पर। वी हैव टू एनालाइज ओवर देयर कि हमारा एक्सपेंस कितना आया है और हमारी इनकम कितनी जनरेट हुई है। देखें, एक्सपेंस में आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप एक शॉप ओपन करके बैठे हैं, आपने कोई चीज प्रोडक्ट बनाई है, एक तो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई होगी, आपने रॉ मटेरियल कहीं से खरीदा होगा, उसकी कॉस्ट आई होगी, आपने तीसरे नंबर पे एम्प्लॉइज को सैलरीज दी होंगी जो वहां पे बैठकर काम कर रहे हैं, उस पर कॉस्ट आई होगी। हो सकता है कि शॉप आपकी अपनी ना हो, आपने रेंट पर ले रखी हो, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिफरेंट ब्रांड्स ने डिफरेंट मॉल्स में डिफरेंट प्लाजाज में ले रखी हैं, आपको वो खर्चात देने होंगे। आपकी शॉप के अंदर एसी भी चल रहा है गर्मियों में, टेलीविजन आपका हो सकता है एलईडी भी आपने लगाई हो, पैनल लगाया हो, फैन भी चल रहे हैं, लाइट्स भी चल रही हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्चुअली वर्किंग ओवर देयर। आपको ये यूटिलिटीज को हम कहते हैं यूटिलिटीज, यूटिलिटी के आपको बिल भी अदा करने हैं वापडा को। ये तमाम अखराजात आप कल जब अपनी इनकम जनरेट करेंगे उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है जी, जब आप माइनस कर लेंगे देन यू विल बी एक्चुअली रीचिंग अ पॉइंट, यू विल बी डिटरमिनिंग दैट दिस हैज बीन डन, और आपको इतना उसमें से प्रॉफिट हुआ है जी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक्स हैं दैट वी विल बी एक्चुअली covering in the next upcoming lecture. So I'm expecting कि आप इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट डिस्कशन में इसका रोल प्ले करेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे that we have actually gone through today. Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम।